गर्मी में आम का पराठा और आमरस बेचने वाले ससुराल की रसोई। दोपहरी का वक्त है, सूरज आग उगल रहा है और आसमान से जैसे लपटें गिर रही हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, बस गर्म हवाओं के चलने की आवाज आ रही है। एक विशाल आम का बगीचा है जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हैं। पेड़ों के नीचे आम की लकड़ी के कैरेट रखे हुए हैं। रामलाल पसीने से तरबतर होकर झुककर एक एक आम उठाकर कैरेट में भर रहा है। तभी बगीचे का मालिक सेठ माधव हाथ में डंडा लिए और आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए वहां आता है और कहता है, ओए रामलाल, ये क्या कछुए की चाल से काम कर रहा है? दोपहर होने को आई है और अभी तक सिर्फ 4 कैरेट भरे हैं। तुम सबके सब हरामखोर और कामचोर हो गए हो क्या? अरे क्या करे साहब, धूप इतनी ज्यादा है कि हाथों पैरों में जैसे जान ही नहीं बच रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सिर फट जाएगा। थोड़ी देर छांव में सुस्ताने लगे थे, इसलिए देर हो गई। सुस्ताने के पैसे देता हूँ क्या मैं? ये आलस के बहाने मुझे मत बताओ। चल जाओ, जल्दी हाथ चलाओ। मुझे शाम तक पूरा 1 ट्रक माल भरकर शहर भेजना है। अगर काम समय पर नहीं हुआ तो दिहाड़ी काट लूंगा। माधव बड़बड़ाते हुए आगे निकल जाता है। रामलाल एक लंबी आह भरता है और दोबारा झुक जाता है। पास ही काम कर रहा उसका साथी मोहन धीरे से उसके करीब आता है और कहता है, अरे रामलाल भैया, ये जो अमीर सेठ होते हैं ना, इनको कहने का कोई फायदा नहीं है। इनके कलेजे पत्थर के होते हैं। हम मरे या जिए, इनको बस अपने काम और मुनाफे से मतलब है। सही कहते हो मोहन भाई, हमारी नसीब में तो बस ये पसीना बहाना ही लिखा है। अगर आज काम नहीं करेंगे तो कल घर में चूल्हा कैसे जलेगा। चलो भाई, जल्दी जल्दी कैरेट भरते हैं, वरना सेठ सच में पैसे काट लेगा। शाम ढलने लगती है। बगीचे के गेट पर एक पुरानी मेज लगी है जहां माधव सेठ बैठा है। मजदूर लाइन लगाकर खड़े हैं। माधव एक एक करके सबको पैसे बांट रहा है। जब रामलाल की बारी आती है तो वो पैसे लेकर कहता है, सेठ जी, वो जो किनारे पर थोड़े खराब और सड़े हुए आम रखे हैं, क्या वो मैं ले जा सकता हूँ? अच्छा, दिहाड़ी भी पूरी चाहिए और आम भी चाहिए। चलो ले जाओ, वैसे भी वो फेंकने ही थे। कहाँ मिलेगा तुमको मेरे जैसा सेठ? पैसे भी देता हूँ और आम भी। जाओ ले जाओ। रामलाल और उसका दूसरा साथी किशन उन खराब आमों के ढेर के पास जाते हैं। उन आमों को देखते हुए कहते हैं, अरे देखो तो सही, कितने सड़े हुए आम हैं ये। आधे तो बदबू मार रहे हैं और ऊपर से ऐसे एहसान जता रहा है जैसे कोई हमें खजाना दे दिया हो। अरे भाई किशन, सड़े गले हैं तो क्या हुआ? हम गरीबों के लिए तो ये भी बहुत कुछ है। कम से कम बच्चों के मुंह में थोड़ा स्वाद तो पड़ जाएगा। घर में आम खरीदने की औकात कहाँ है हमारी। रामलाल अपनी पुरानी चादर में उन आमों को समेटता है और थके हुए कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ता है। उसका घर एक कच्ची बस्ती में है। घर में 2 ही कमरे हैं, एक छोटा सा हॉल और एक कमरा। घर के बाहर बांस की लकड़ियों और फूस से बनी एक छोटी सी रसोई है। जैसे वो घर पहुंचता है, उसकी पत्नी शांता कहती है, आ गए जी आप। मैं तो कब से राह देख रही थी। क्या लाए हो? आम लाए हो कि नहीं? हाँ, लाया तो हूँ। माधव सेठ ने वही सड़े दाग वाले आम दिए हैं। देख लेना इनमें से क्या निकल सकता है। शुक्र है ले आए। आपको पता है ना, आज हमारी बहू माधुरी की पहली रसोई है। घर में मीठा बनाने को कुछ भी नहीं है। मैं इसी इंतजार में थी कि अगर कुछ आम मिल जाए तो रस्म पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर शांता रामलाल से आम का झोला ले लेती है और आवाज लगाती है। माधुरी कमरे से बाहर जाती है। तब शांता कहती है, अरे बेटा माधुरी, बहू देख, तेरे ससुर जी आम लाए हैं। इनमें से कुछ खराब है और कुछ अच्छे। तुम इन्हें अच्छे से छांट लेना और जो सही निकले उनका बढ़िया सा आमरस बना लेना। इससे हमें आमरस भी पीने को मिल जाएगा और तेरी पहली रसोई की रस्म भी हो जाएगी। जी माँ जी, मैं बना लूंगी। लेकिन माँ जी, रसोई कहाँ है? मुझे तो घर में कोई चूल्हा दिखाई नहीं दे रहा। रीना बेटा, जरा अपनी भाभी को ले जाकर हमारे घर की रसोई तो दिखा दे। चलो भाभी, मैं आपको अपनी आलीशान रसोई दिखाती हूँ। रीना अपनी भाभी को लेकर बाहर आती है। वो अपनी भाभी का हाथ पकड़ती है और घर के बाहर बनी उस बांस की झोपड़ी नुमा रसोई के अंदर ले जाती है। रसोई देखकर माधुरी कहती है, अरे ये रसोई है? ये तो बांस की बनी हुई है। यहाँ तो छत भी ढंग की नहीं है। हाँ भाभी, हमारे घर की गरीबी का यही हाल है। घर में इतनी जगह ही नहीं है कि रसोई बन सके। भैया और पिताजी ने जोड़ तोड़ करके ये छोटी सी जगह बना दी है। यहाँ बहुत गर्मी लगती है, पर क्या करें। यहाँ तो सच में बहुत उमस है। धुआं भी कहाँ से निकलेगा। अब हमारी तो किस्मत में ही गरीबी झेलना लिखा है। घर के अंदर गर्मी झेलो, घर के बाहर गर्मी झेलो और ऊपर से खाने पीने की किल्लत अलग। ये तो हमारी रोज का रोना है। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, आप बस रस्म पूरी कर लीजिए। मैं तो जा रही हूँ, बाहर उस पेड़ के नीचे बैठूंगी, शायद थोड़ी ठंडी हवा मिल जाए। ऐसा कहकर रीना चली जाती है। माधुरी झोले से आम निकालती है। जैसे वो आम देखती है, उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। आमों से हल्की बदबू आ रही है और वो काले पड़ चुके हैं। भगवान, ये तो सच में बहुत सड़े गले आम हैं। इसमें से तो कुछ ही हिस्सा
काम का निकलेगा, पर माँ जी की खुशी के लिए मुझे इसी में से कुछ बनाना होगा। माधुरी चाकू उठाती है और एक एक करके आमों को छांटना शुरू करती है। वो बहुत ही बारीकी से सड़ा हुआ हिस्सा काटती है और अच्छा पल्प निकालती है। धीरे धीरे एक कटोरा भर जाता है। घर में मिक्सी नहीं है, इसलिए वो लकड़ी की दाल घुटनी उठाती है और पल्प को घोटना शुरू करती है। पसीने की बूंदें उसके माथे से गिर रही हैं, लेकिन वो रुकी नहीं। वो उसमें थोड़ी शक्कर मिलाती है और उसे गाढ़ा बना लेती है। फिर अपने आप से कहती है, आम रस तो तैयार हो गया, लेकिन ये तो बहुत गर्म है। इस गर्मी में इसे ठंडा कैसे करूं? घर में तो बर्फ है ही नहीं। तभी उसकी नजर एक कोने में रखे पुराने मिट्टी के मटके पर पड़ती है। वो उसे उठाती है और नमक के पानी से रगड़ कर धोती है। फिर आम रस को उसमें डाल देती है और मटके के मुंह पर गीला कपड़ा लपेट देती है और अपने आप से कहती है, अब ये आधे घंटे में बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। जब तक मैं चूल्हा जलाकर दाल चावल बना लेती हूँ। माधुरी चूल्हे में लकड़ियां डालती है। जैसे ही आग जलती है, बांस की बनी रसोई भट्टी की तरह तपने लगती है। धुएं से माधुरी की आंखें लाल हो जाती हैं। वो खांसते हुए दाल और चावल चढ़ाती है और अपने आप से कहती है, बाप रे, एक तो ये बांस की छत और ऊपर से ये चूल्हा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद जल रही हूँ। पर कोई बात नहीं, आज ससुर जी और नितेश जी को अच्छा खाना खिलाना है। थोड़ी देर में दाल चावल बन जाते हैं। माधुरी रोटी बनाने के लिए आटा निकालती है। वो उसे गूंथती है और गर्मा गर्म रोटियां सेकती है। फिर वो अपने आप से कहती है, आमरस ठंडा हो गया होगा। अब ऐसा करती हूँ कि सभी को खाना परोस देती हूँ। अब वो सारा खाना हॉल में ले जाती है, जहाँ रामलाल, शांता और नितेश चटाई बिछाकर बैठे हैं। माधुरी खाना चटाई पर रखते हुए कहती है, माँ जी बैठिए, खाना तैयार है। अरे वाह, बड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। आज तो बहू के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। सब लोग दाल चावल और रोटी खाने लगते हैं। तभी माधुरी वापस रसोई में जाती है और मटके से ठंडा आम रस निकाल कर लाती है और सबके गिलास भर देती है और कहती है, पिताजी ये आम रस लीजिए, इसे रोटी के साथ खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। रामलाल रोटी का टुकड़ा आम रस में डुबोकर मुंह में रखता है। उसके चेहरे पर असीम संतोष आ जाता है और वो कहता है, वाह, ये तो लाजवाब है। बहू, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना अच्छा आम रस नहीं खाया। ये तो अमृत जैसा लग रहा है। सच में माधुरी, तूने तो कमाल कर दिया। उन खराब आमों से इतना बढ़िया स्वाद कैसे निकला? मैंने कहा था ना, मेरी बहू के हाथों में जादू है। आज मेरी बहू ने मेरी लाज रख ली। सब लोग तृप्त होकर खाना खाते हैं। खाना खत्म होने के बाद नितेश अपनी जेब में हाथ डालता है और 100 रुपए का नोट निकालकर माधुरी को देते हुए कहता है, माधुरी, मेरे पास तुझे शगुन देने के लिए कुछ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये एक 100 रुपए का नोट है। इसे रख ले, ये मेरी तरफ से तेरी पहली रसोई का इनाम है। और ये 50 रुपए मेरी तरफ से। बेटा खुश रहे। बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, पर मेरी तरफ से ये सिंदूर की डिब्बी रख ले। ये मेरा सबसे कीमती जेवर है। भाभी, मैं तो सबसे छोटी हूँ, तो मुझे तो कुछ देने की जरूरत नहीं है ना, बल्कि मुझे तो आपसे उल्टा शगुन लेना चाहिए। अरे, अभी से भाभी को लूटने लगी क्या? सब लोग खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। अगले दिन माधुरी अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी बताइए, आज खाने में क्या बना लूं? भाभी, आप तो ऐसे पूछ रही जैसे कि हमारे यहाँ खाने में रोज कुछ अच्छा बनता है। हरे किचन में जाकर देखो, जो होगा वो बना लो। पूछने की क्या बात है? तू चुप रहा कर रीना, हमेशा उल्टी बातें करती रहती है। क्या हमने तुझे कभी कुछ अच्छा नहीं खिलाया? खिलाया है ना, अच्छे के नाम पर आलू गोभी की सब्जी, और वो भी हफ्ते 10 दिन में सिर्फ एक बार। वैसे माँ, मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ कि अगर आपने कॉलेज की फीस नहीं भरी तो वो लोग मुझे निकाल देंगे, लेकिन एक आप हो कि सुनती ही नहीं। बेटा, तू सही कह रही है। तेरे भाई की शादी का खर्चा बीच में आ गया, इसलिए तेरी कॉलेज की फीस नहीं भरी गई। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे आज शाम को ही पैसे दे दूंगा। मुझे पता है, आप लोगों के हर दिन के यही बहाने। ना हमें अच्छा खाने को मिलता है, ना गर्मी में हमारे यहाँ कोई पंखा है, और ना ही मेरी कॉलेज की फीस भरी जा रही है। बस हम तो यूं ही जिए जा रहे हैं। रीना, बहुत बोल लिया तूने, अब चुप हो जा। अरे, इतनी ही शिकायत है ना हमसे, तो खुद ही क्यों नहीं कमा लेती बाहर जाकर? जैसा बन पड़ रहा है वैसा कर तो रहे हैं ना। अपनी माँ की बात सुनकर रीना गुस्से में अंदर चली जाती है। तब शांता माधुरी से कहती है, बेटा, रीना का जैसा व्यवहार है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। बचपन से बेचारी ने सिर्फ गरीबी और तकलीफ ही देखी है, इसलिए इतनी चिड़चिड़ी हो गई है। तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना। रसोई में जाओ और देख, खाना बनाने के लिए जो भी हो उसे बना लेना। जी माँ जी। अब माधुरी रसोई में जाती है। रसोई में घुसते ही उसे तेज गर्मी लगती है। वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, रसोई तो सचमुच बहुत गर्म है, बिल्कुल जलती हुई आग की भट्टी की तरह। ऊपर से इसमें चूल्हा जलाकर खाना बनाना बहुत मुश्किल काम है। अब माधुरी चूल्हा जलाकर गर्मी में परेशान होते हुए सब्जी और रोटी बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद रीना वहाँ आती है और कहती है, भाभी, खाना बन गया क्या? भैया और पिताजी को काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। बस बन ही गया है रीना, मैं ला रही हूँ। मैंने मटकी में ठंडा पानी भर दिया था, तुम तब तक उसे ले आओ।
रीना मटकी से पानी लेकर हॉल में जाती है। थोड़ी देर बाद माधुरी सभी के लिए खाना लगा देती है। सब लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। दोपहर ढलने लगती है। माधुरी और रीना शाम को सब्जी लेने के लिए बाजार निकलती हैं। रास्ते में उसे ऊंची बिल्डिंग का काम चल रहा है, जहां मजदूर तपती धूप में ईंटें ढो रहे हैं। ये देखकर माधुरी कहती है, बाप रे, ये मजदूर कितनी ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर काम कर रहे हैं। ये लोग इतनी गर्मी में तो जमीन पर चलना मुश्किल है। ये लोग इतनी ऊंचाई पर कैसे टिके हैं। भाभी, भैया भी तो ऐसी ऊंची बिल्डिंगों पर चढ़कर काम करते हैं, रोज अपनी जान हथेली पर रखकर। डर नहीं लगता क्या उन्हें? लगता है भाभी, पर गरीबी डरने कहाँ देती है। हम गरीबों को अपने शौक या मर्जी के काम नहीं मिलते। हमें तो बस जिंदगी जिस धारा में बहा ले जाए वहीं बहना पड़ता है। तभी वो देखती है कि पास ही कुछ मजदूर बैठे हैं। उनके गले सूखे हैं और वो प्यास से बेहाल हैं। एक मजदूर कहता है, अरे भाई, कहीं ठंडा पानी मिल जाता तो जान में जान आती। गला कांटे जैसा चुभ रहा है। देखिए भाभी, बेचारे कितने मजबूर हैं। अगर इन्हें ठंडा पानी या सस्ता जूस मिल जाता तो कितनी राहत मिलती। पर इस शहर में गरीबों के लिए कुछ भी सस्ता कहाँ मिलता है। माधुरी चुपचाप उन मजदूरों को देखती रहती है। अब वो लोग बाजार से सब्जियां लेकर घर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि नितेश घर पर आ चुका है। वो पलंग पर लेटा है और उसके पैर में सफेद पट्टी बंधी है। ये देखकर माधुरी घबरा कर कहती है, ये क्या हो गया आपको? आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? अरे बेटा सब्र रख, इसके दोस्त से अभी लेकर आए हैं। बता रहे थे कि काम करते वक्त अचानक रितेश को चक्कर आ गया और ऊपर से ईंट गिर गई। पैर में गहरी चोट आई है। डॉक्टर ने कहा है कि अब कुछ दिन ये काम पर नहीं जा पाएगा। मैंने कहा था ना, इतनी ऊंचाई पर काम करना खतरा है। आज मेरी बात सच हो गई। क्या करूं माधुरी, बहुत कोशिश की कि कुछ और काम मिल जाए, पर काम की इतनी कमी है। बड़े शहरों में पढ़े लिखे लोग बेकार घूम रहे हैं, तो मुझ जैसे कम पढ़े लिखे को कौन सा दफ्तर मिलेगा। बेटा तू चिंता मत कर, मैं कमा रहा हूँ ना। तू बस आराम कर जब तक ठीक नहीं हो जाता। अगले दिन सुबह रामलाल जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है। तभी वो शांता से कहता है, शांता, जल्दी मेरा टिफिन दो, मुझे निकलना है, आज काम ज्यादा है। अरे आप दवाई खाना भूल रहे हैं। आपका बीपी लो रहता है। बिना दवाई के इस धूप में मत जाइए। हाँ हाँ ठीक है, ला दे दे दवाई। अब तो नितेश भी काम पर नहीं जा रहा है तो मुझे थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, तभी तो घर में राशन आएगा। वो तो ठीक है पिताजी, पर आप अपना ध्यान रखना। भगवान ने हमारी किस्मत ही ऐसी बनाई है कि बीमार होने का भी हक नहीं है हमें। मेरा तो बहुत मन है कि आपको रोक लूं, पर घर की हालत। रीना, तू जब देखो तब शिकायतें क्यों करती रहती है? भगवान का शुक्र मना कि दाल रोटी चल रही है। जाओ जी, आप काम पर जाओ। शांता के ऐसा कहने पर रामलाल चला जाता है। माधुरी खिड़की से उसे जाते हुए देखती है। वो मन ही मन सोचती है, रीना की भी क्या गलती है? बेचारी बचपन से बस दुख और तंगी ही देख रही है। उसके बाद माधुरी रीना को समझाते हुए कहती है, रीना तू उदास मत हो, दिन सबके पलटते हैं। अच्छा सुन, तुझे बहुत गर्मी लग रही है ना? मैंने सुना है यहाँ पास में एक नदी है, चल हम कपड़े भी धो लाएंगे और थोड़ा घूम भी लेंगे। हाँ चलिए। माँ, आप तो हमारे साथ नहीं आ पाएंगी, आपके पैरों में दर्द रहता है। हाँ बेटा, इस गरीबी ने तो मुझे समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया। तुम दोनों चली जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी। शांता के ऐसा कहने पर माधुरी और रीना नदी की ओर निकलती है। रास्ते में माधुरी देखती है कि स्कूल की छुट्टी हुई है। 2 बच्चे पैदल घर जा रहे हैं। तभी उनमें से एक बच्चा कहता है, कितनी गर्मी है ना यार, स्कूल से घर तक जाने में गला सूख जाता है। चलना गन्ने का जूस पीते हैं। पागल है क्या? 10 रुपए का मिलता है, अगर 5 रुपए का मिलता तो हम पी भी लेते। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? चल घर चलते हैं। माधुरी ये सब सुन रही थी। वो रीना की तरफ देखती है और कहती है, देखा रीना, ये छोटे बच्चे भी कुछ ठंडा पीने के लिए तरस रहे हैं। काश इनके लिए कुछ सस्ता और अच्छा पीने के लिए होता। बातें करते हुए वो नदी किनारे पहुंचती है। पानी की कलकल आवाज और ठंडी हवा उन्हें सुकून देती है। वो कपड़े धोती है और थोड़ी देर पत्थर पर बैठती है। तब रीना कहती है, भाभी कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ। काश हमारा घर भी ऐसा ही ठंडा होता। हमारे घर में तो एक पंखा खरीदने के पैसे नहीं हैं। फिर शुरू हो गई तू। अरे जिंदगी है, शिकायत नहीं करना चाहिए। चल अब शाम हो रही है, घर चलते हैं। शाम हो चुकी है और वो दोनों घर के लिए निकल जाती हैं। दूसरी तरफ बगीचे में रामलाल भारी आम के कैरेट उठा रहा है। अचानक उसका सिर चकराने लगता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मोहन उसे लड़खड़ाता हुआ देखकर कहता है, अरे रामलाल भाई, क्या हुआ? अरे संभालो खुद को। रामलाल लड़खड़ाता है और एक भारी कैरेट के साथ जमीन पर गिर पड़ता है। उसका सिर पत्थर से टकरा जाता है। उसके साथी उसे देखकर दौड़कर उसके पास आते हैं। मोहन कहता है, अरे रामलाल गिर गया, इसे चक्कर आ गए। अरे जल्दी उठाओ, इसे डॉक्टर के पास ले चलो। वो उसे क्लिनिक ले जाते हैं। डॉक्टर पट्टी बांधता है और रामलाल का इलाज करने के बाद उसके दोस्तों से कहता है, इनका बीपी बहुत लो है, कमजोरी बहुत ज्यादा है। अगर इन्होंने अब काम किया तो ये जानलेवा हो सकता है। इन्हें पूरे आराम की जरूरत है।
थोड़ी देर बाद मोहन और किशन रामलाल को सहारा देकर उसके घर पहुंचाते हैं। माधुरी और रीना भी ठीक उसी समय घर पहुंचती हैं और ये नजारा देखकर सन्न रह जाती हैं। तब शांता रोते हुए उन दोनों से कहती है, हे भगवान, अब क्या होगा? घर के दोनों कमाने वाले बिस्तर पर पड़ गए हैं। अब राशन कहाँ से आएगा? घर कैसे चलेगा? माधुरी अपनी सास को तसल्ली देती है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। घर का राशन खत्म होने की कगार पर है। रीना को बहुत भूख लगी है। वो अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, बहुत भूख लगी है। घर में तो कुछ खाने को भी नहीं है। आज क्या बनेगा? बेटा, तू ऐसा कर, मुन्ना लाल की दुकान से थोड़ा राशन उधार ले आ। माँ, आपको तो पता है मुन्ना लाल उधार नहीं देता। वो कितना बदतमीज है। तू जा तो सही, बस मुंह चलाती रहती है। रीना मुन्ना लाल की दुकान पर पहुंचती है। रीना मुन्ना लाल से कहती है, मुन्ना लाल अंकल, थोड़ा दाल चावल दे दो ना। माँ ने कहा है कि पैसे जल्दी दे देंगे। अरे भाई, तुम्हारी माँ का तो यही कहना है रोज। पिछला हिसाब अभी तक साफ नहीं हुआ है और अगला मांगने आ गई हो। मैं यहाँ मुफ्त की धर्मशाला खोल कर नहीं बैठा हूँ। जाओ और पैसे ले आओ, तब राशन मिलेगा। जाओ यहाँ से। अरे सेठ जी, इतना तो कमाते हो, गरीबों का खून चूस चूस के अगर थोड़ा सा दे ही दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? अरे देखो तो तेरा जुबान कितनी लंबी है लड़की की। एक तो उधार का राशन मांगने आई है, ऊपर से मुंह चला रही है। जा यहाँ से, वरना धक्के देकर निकाल दूंगा। रीना बड़बड़ाते हुए घर लौटती है। पता नहीं है सेठ मुन्ना लाल अपने आप को क्या समझता है। ये मरेगा ना तो कीड़े पड़ेंगे इसको, हाय लगेगी इसे गरीबों की। ऐसा कहते हुए रीना घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, देख लिया माँ, नहीं दिया उसने। जब मरेगा ना तो उसे कीड़े पड़ेंगे। अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। अब क्या होगा? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा आटा रखा हुआ है, मैं उसकी 3-4 रोटियां बना लेती हूँ। आज गुजारा कर लेंगे, कल का भगवान मालिक है। तभी दरवाजे पर एक आदमी आता है। उसके हाथ में एक बड़ा झोला है। वो शांता को झोला देकर कहता है, ये रामलाल का घर है। सेठ जी ने ये खराब आम भिजवाए हैं, ले लो। वो आदमी आम देकर वहां से चला जाता है। तब रीना कहती है, फिर भेज दिए सड़े हुए आम। सेठ जी ने फेंकने के बजाय हमारे यहाँ भेज देता है। उसे कह दो कि इसे नाली में फेंक दे। चुप कर रीना, कम से कम कुछ तो आया। बहू, तू इसे रसोई में ले जा, इसमें से अच्छे निकाल ले, आज इसी से पेट भरेंगे। माधुरी रसोई में जाती है। वो आमों को छांटती है और आम रस बनाती है। वो आटा गूंथती है और सोचती है, क्यों ना आम रस के साथ मैं आज आम का पराठा भी बना लूं। यही सोचकर माधुरी सबसे पहले आमों को दाल घुटने से घटकर मटके में भर देती है और उसके ऊपर एक गीला कपड़ा लगा देती है। उसके बाद वो आटा निकालती है और कुछ बचे हुए आमों के पल्प को आटे में मिलाकर थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर पराठा बना लेती है। और उसे काफी गर्मी लग रही थी। वो पसीना पोंछती है और आम रस को गिलास में निकाल कर साथ में पराठे रख लेती है। हॉल में लाकर सभी को लगाते हुए कहती है, मैंने आज आम रस के साथ साथ आम के पराठे भी बनाए। आप लोग खाकर देखिए कि कैसे बने हैं। सभी खाना खाने लगते हैं। तभी साक्षी वहां आती है और शांता को खिचड़ी देते हुए कहती है, शांता बहन, मैंने आज दाल चावल की खिचड़ी बनाई थी, सोचा थोड़ा तुम्हें भी दे दूं। अरे साक्षी बहन, तुम तो फरिश्ता बनकर आई हो। बैठो, बहू ने आज फिर आम रस बनाया है, तुम भी चक्कर देखो। साक्षी आम रस और आम का पराठा खाती है और हैरान होते हुए कहती है, वाह माधुरी, तेरे हाथों में तो सचमुच जादू है। इतना स्वाद तो मैंने बड़े बड़े होटलों में भी नहीं चखा। शुक्रिया चाची। शांता बहन, मैं एक बात कहूँ, तुम्हारी बहू इतना अच्छा आम रस और आम का पराठा बनाती है तो तुम इसे बेचती क्यों नहीं? पर हमारे पास दुकान कहाँ है बहन? दुकान की क्या जरूरत है? तुम्हारा घर सड़क के किनारे ही तो है। यहाँ से रोज मजदूर, स्कूल के बच्चे और कॉलेज की लड़कियां गुजरती हैं। तुम बाहर एक मेज लगा कर इसे बेच सकती हो। ऐसा कहकर साक्षी चली जाती है। रीना मुंह बनाती है, कुछ भी बातें करती हैं साक्षी चाची। क्या सड़े हुए आमों का रस बिकेगा? लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ाएंगे। तू जा कमरे में, तेरा तो हमेशा मुंह उल्टा ही चलता है। माँ जी, साक्षी चाची गलत नहीं कह रही थी। हमें कोशिश तो करनी चाहिए। अगर कुछ पैसे आ गए तो पिताजी और नितेश की दवाइयाँ आ जाएंगी। माधुरी, क्या वाकई तुम्हें लगता है कि हम ये कर पाएंगे? मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ। पिताजी की हालत ऐसी है, सारा बोझ तुम्हारे और माँ के कंधों पर आ जाएगा। मुझे सचमुच अपने बीमार होने पर बहुत दुख है। आप ऐसा मत कहिए, वक्त बुरा है, हम नहीं। और बोझ कैसा? जब तक हम सब साथ हैं कोई भी बोझ भारी नहीं होता। बस आपका साथ और आशीर्वाद चाहिए। बाहू, साक्षी बहन की बात तो अच्छी है, पर क्या ये इतना आसान है? बाहर गली में मेज लगाकर बैठना, लोगों को बुलाना, लोग क्या कहेंगे? रामलाल जी की इज्जत का क्या होगा? माँ जी, इज्जत तो पेट की आग बुझाने से आती है। खाली पेट रहने और दूसरों के आगे हाथ फैलाने से तो बेहतर है कि हम अपना हुनर बेचें। पिताजी बीमार हैं, नितेश जी काम पर नहीं जा सकते, अब हमें ही कुछ करना होगा। भाभी, आप भी क्या अजीब बातें कर रही हैं? पड़ोसियों का क्या है? वे तो कुछ भी बोल देते हैं। ये सड़े हुए आमों का रस कौन खरीदेगा? ऊपर से हमारे पास ना अच्छी क्रॉकरी है ना मेज है, लोग हंसेंगे हम पर। नहीं रीना, तेरी भाभी सही कह रही है। शिकायत करने से पेट नहीं भरता।
माधुरी बेटा, अगर तू हिम्मत करती है तो मैं कल फिर माधव सेठ के पास जाऊंगा। भले ही वो 4 बातें सुनाए, पर मैं उससे और खराब आम मांग लाऊंगा। आखिर वो उन्हें फेंकता ही तो है। फिक्र मत करो, मैं भी अब पहले से ठीक हूँ, बस थोड़ा दर्द है। घर के बाजू में कुछ पुरानी लकड़ियां और फट्टे पड़े हैं, मैं उनसे एक छोटा सा स्टैंड बना देता हूँ जिस पर तुम मटका और पराठे रख सको। ठीक है, फिर अगर सब साथ हैं तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। बहू तू आमरस बनाना, मैं तेरे साथ पराठे बेलने में मदद करूंगी। अगले दिन सुबह रामलाल लंगड़ाते हुए बगीचे की ओर निकलता है। वो माधव सेठ के सामने जाकर खड़ा होता है। माधव उसे देखकर मुंह बनाते हुए कहता है, अरे तो फिर आगे काम कर लेगा क्या? सेठ जी, काम नहीं कर सकता, इसलिए तो मांगने आया हूँ। घर में दाने नहीं है, वो जो सड़े गले आम आप फेंकने वाले हैं बस वही दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तुम लोग भी ना, मेरी किस्मत में ही तुम जैसों का पालना लिखा है। ठीक है, वो पड़े हैं वहां किनारे पर, ले जाओ और दोबारा मत देखना जब तक पूरी तरह ठीक ना हो जाओ। रामलाल आमों के ढेर के पास जाकर झोला भर लेता है और उन्हें लेकर घर आता है तो देखता है कि राहुल ने मेहनत करके एक लकड़ी का स्टैंड तैयार कर दिया है। अब रामलाल रसोई में आता है और माधुरी को आमरस दे देता है और वहां से चला जाता है। अब माधुरी उन आमों को काट छाट करती है, उन्हें दाल घुटनी से घोटती है और मटके में भरकर रख देती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, इतनी गर्मी है कि सही नहीं जा रही, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। आमरस के साथ साथ कुछ पराठे भी बना लेती हूँ। माधुरी पसीना पोंछते हुए आम का पल्प निकाल कर आटा लगाती है और कम तेल लगाकर कुछ पराठे भी बना लेती है और फिर अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, आमरस तैयार है, मटके में ठंडा हो रहा है, पराठे भी मैंने बनाकर ढक दिए हैं, अब बस बाहर लगाने की देर है। घर के बाहर सड़क के किनारे लकड़ी का स्टैंड लगाया जाता है। माधुरी ने एक पुराने गत्ते पर कोयले से लिखा है, ताजा आम रस और आम का पराठा मात्र 5 रुपए में। वो बाहर खड़ी होती है। थोड़ी देर बाद मोहल्ले की 2 लड़कियां माला और नीलम वहां से गुजरती हैं। माला ये सब देखकर कहती है, देख रही हो नीलम, इन लोगों ने घर के बाहर दुकान खोल लिया, आमरस बेच रहे हैं, पता नहीं इनके आमरस कौन पिएगा। बातें करते हुए वहां से चली जाती है। करीब 1 घंटे तक कोई नहीं रुकता। तभी कॉलेज की 2 छात्राएं पिंकी और रिंकी पसीने में तरबतर वहां आती हैं। ओफ, ये गर्मी जान ले लेगी। रिंकी देख, वहाँ आमरस लिखा है, कितनी सौंधी खुशबू आ रही है, चलना पीते हैं। पर पिंकी, ये तो बहुत छोटी सी जगह है, क्या ये साफ होगा? बहन जी, एक बार पी कर देखिए, मैंने मिट्टी के मटके में इसे ठंडा किया है और सब कुछ घर जैसा साफ है, सिर्फ 5 रुपए की बात है। पिंकी और रिंकी एक एक गिलास आमरस लेती हैं। जैसे वो पहला घूंट पीती हैं, वो खुश होते हुए कहती हैं, वाह, ये तो कमाल का है, इतना ठंडा और इतना गाढ़ा। रिंकी, बाजार के महंगे जूस से तो ये 100 गुना बेहतर है। इसके साथ ये आम का पराठा भी चखिए, ये भी सिर्फ 5 रुपए का है। अरे, ये तो बहुत अनोखा स्वाद है। पिंकी, कल हम कॉलेज की बाकी सहेलियों को भी यहाँ लाएंगे, पर दीदी यहाँ बैठने की कोई जगह नहीं है। आप कल आइए, मैं बैठने का इंतजाम भी कर दूंगी। शाम तक काफी आमरस बच जाता है। ये देखकर शांता थोड़ी उदास हो जाती है और कहती है, बाहू, सिर्फ 2-4 ग्लास ही बिके, बाकी तो सब बच गया, अब ये खराब हो जाएगा। माँ जी, निराश मत होइए, पहले दिन इतना भी बहुत है, जो बच गया है उसे हम पी लेंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ आई, लोगों को बैठने की जगह और साफ बर्तन चाहिए। भाभी, मैंने देखा वो कॉलेज वाली लड़कियां सच में तारीफ करी थी, मुझे लगा था कोई नहीं आएगा। रीना, तो एक काम कर, हमारे पास कुछ मिट्टी पड़ी है ना पीछे, चल हम दोनों मिलकर मिट्टी के छोटे छोटे ग्लास बनाते हैं। मिट्टी के ग्लास? वो कैसे बनेंगे? माँ जी, मैं और रीना उन्हें हाथ से आकार देंगे। रात को जब खाना बन जाएगा तो चूल्हे की गर्म राख और आग में उन्हें पकने के लिए रख देंगे। सुबह तक वे तैयार हो जाएंगे। मिट्टी के बर्तन में आम रस और भी ठंडा और खुशबूदार लगेगा। पूरी रात सास, बहू और नंद मिलकर मिट्टी के गिलास बनाती हैं। राहुल और रामलाल भी उनकी मदद करते हैं। चूल्हे की आग में वो बर्तन पकाते हैं। अगली सुबह रामलाल फिर से सेठ के पास से आम लेकर आता है और कहता है, ये लो बहू, आज मैं फिर से सेठ से आम ले आया। हाँ पिताजी, और देखिए हमारे मिट्टी के ग्लास भी तैयार हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, आज हम इन्हीं में परोसेंगे। उसके बाद माधुरी फिर से रसोई में जाती है और आम रस और पराठे बनाती है। उसे गर्मी काफी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और दोपहर को फिर से दुकान सजती है। आज माधुरी ने बाहर एक पुरानी चटाई बिछा दी है ताकि लोग बैठ सके। थोड़ी देर में पिंकी और रिंकी अपने साथ 5-6 और लड़कियों को लेकर आती है। देखो सहेलियों, मैंने कहा था ना यहाँ का आमरस बेस्ट है, और देखो आज तो मिट्टी के ग्लास भी हैं। लड़कियां चटाई पर बैठती हैं। शांता जल्दी जल्दी गिलास में आमरस भरती है और माधुरी ठंडा पराठे और आमरस सभी को देती है। आए हाय, मिट्टी की सौंधी खुशबू और ये ठंडा आमरस, दीदी आपने तो कमाल कर दिया, हम रोज यहाँ आएंगे। लड़कियां आमरस खाकर वहां से चली जाती हैं और फिर कुछ ग्राहक और भी आते हैं और आमरस और पराठा खाते हैं। शाम को जब हिसाब होता है तो करीब 200 रुपए इकट्ठा होते हैं। राहुल खुश होकर कहता है, भाभी देखो आज की कमाई, अब हम इन पैसों से अच्छा आटा, शक्कर और थोड़ी किशमिश ला सकते हैं। मैं कल सुबह बाजार जाकर सारा सामान ले आऊंगी। अगले दिन
माधुरी आम रस बनाकर उसे बेचती है। धीरे धीरे काम बढ़ने लगता है। अब माधुरी ने बाहर एक बड़ा मटका रखने के लिए नितेश से एक और स्टैंड बनवाया है। एक शाम जब वो एक काम समेट रहे होते हैं, रीना बाजार से राशन लेकर लौटती है और कहती है, माँ देखो, आज मुन्ना लाल के मुंह पर पैसे फेंक कर आई हूँ। उसने जब पैसे देखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब उसने खुद कहा है कि और राशन चाहिए तो ले जाना। देखा, वक्त बदलते देर नहीं लगती। ये सुनकर रीना बहुत खुश हो जाती है। अब धीरे धीरे उनकी आम रस और पराठे की दुकान चलने लगती थी। नितेश अब धीरे धीरे चलने लगता है और अब बाहर ग्राहकों को संभालने में मदद करता है। रामलाल अब सेठ की गुलामी छोड़ चुका है और खुद बाजार से अच्छे आमों का इंतजाम करता है। एक दिन शांता माधुरी से कहती है, बहू तो थक तो नहीं गई? कितनी गर्मी है यहाँ रसोई में। माँ जी, जब सफलता की ठंडी हवा चलती है तो रसोई की गर्मी महसूस नहीं होती। देखिए ना, अब तो हमारे पास पंखा खरीदने के पैसे भी जमा हो गए हैं। हाँ बहू, अब हमें अपने घर में पंखे और कूलर लगवा लेना चाहिए। अगले दिन शांता और माधुरी बाजार जाते हैं और वहां से पंखे और कूलर खरीद कर ले आते हैं और अपने घरों में फिट करवा लेते हैं। धीरे धीरे माधुरी टीन की शेड वाला एक सुंदर सा सेटअप करवा लेती है। नितेश अब पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। नितेश ने बाहर 4-5 लकड़ी की मजबूत बेंचें लगा दी हैं, जहां लोग आराम से बैठकर आम रस और पराठे का आनंद लेते हैं। रोज की तरह आज भी रामलाल मंडी से आया है और आम माधुरी के हाथ में देते हुए कहता है, बहू देख, मैं शहर की मुख्य मंडी से चुन चुन कर ताजा दशहरी और हिमसागर आम लाया हूँ। अब हमें उस माधव सेठ के सड़े गले आमों की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे पिताजी। नितेश जी, आप जरा हाथ बटाइए, इन आमों को बड़े टब में ठंडे पानी में भिगो दीजिए ताकि इनकी गर्मी निकल जाए। रीना, तूने वो मिट्टी के छोटे मटके और कुल्हड़ चेक किए? उनमें कहीं दरार तो नहीं? भाभी सब तैयार है। मैंने कल रात ही चूल्हे की आग में 300 कुल्हड़ पका लिए थे। सब एकदम मजबूत और सौंधी खुशबू वाले हैं। माँ ने केसर और इलायची भी पीस कर रख ली है। हाँ बेटा, मैं तो बस तेरे इशारे का इंतजार कर रही हूँ। तू बता, पराठों के लिए आटा भी अभी गूंथ लूं या थोड़ा रुक कर? गर्मी बहुत है, कहीं आटा खट्टा ना हो जाए। बस अभी शुरू करते हैं माँ जी। आज हम पराठों में थोड़ी सी किशमिश और बारीक कटे बादाम भी डालेंगे। पूरी रसोई एक वर्कशॉप की तरह चल रही है। नितेश आम छीलने और पल्प निकालने में जुटा है, जबकि शांता और माधुरी चूल्हे के पास खड़े होकर पराठे सेक रही हैं। गर्मी अब भी है, लेकिन अब रसोई में एक नया फर्राटेदार पंखा चल रहा है। तभी माधुरी की एक कस्टमर सविता वहां आती है और कहती है, अरे बहन, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही अच्छा आमरस बेचती हो। मैं 2 किलोमीटर दूर से आई हूँ, जरा मेरे लिए भी आमरस और पराठा लगा दो। हाँ हाँ, अभी लगाती हूँ। अब माधुरी सविता के लिए आमरस और पराठा लगाती है। सविता आमरस और पराठा खाकर उसकी तारीफ करती है और चली जाती है। सूरज ढल चुका है और दुकान पर भारी भीड़ लगी है। तभी माला और नीलम, जो कभी मजाक उड़ाती थी, वहां आती हैं। भीड़ देखकर माला कहती है, देख रही हो नीलम, हम जैसे सड़े आमों की दुकान कह रहे थे, आज वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। चलो आज हम भी एक एक कुल्हड़ पी ही लेते हैं। हाँ यार, सुगंध तो बहुत दूर तक आ रही है। माधुरी भाभी, हमारे लिए भी 2 गिलास आमरस और 2 पराठे लगा दीजिए। अभी लाई बहन जी। रीना, जरा चटाई बिछा दे, मेहमान आए हैं। अब माधुरी उन दोनों को आमरस और पराठा सर्व करती है। रात को जब दुकान बंद होती है तो पूरा परिवार आंगन में बैठकर हिसाब करने बैठता है। माधुरी, आज की कमाई जानकर तुम हैरान रह जाओगी। आज हमने पूरे 1500 रुपए का मुनाफा कमाया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले महीने हम सामने वाली जमीन पर एक पक्की दुकान बना पाएंगे। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं होता। एक समय था जब मैं 2 वक्त की रोटी के लिए माधव सेठ की गालियां सुनता था, और आज लोग मुझे सेठ जी कहकर बुलाते हैं। यह सब तेरी सूझबूझ का नतीजा है बहू। पिताजी, ये मेरी नहीं, हम सबकी जीत है। अगर आप आम ना लाते, माँ जी मेरा साथ ना देती और नितेश जी वो स्टैंड ना बनाते, तो मैं अकेले कुछ नहीं कर पाती। गरीबी ने हमें तोड़ा था, पर उसी ने हमें साथ मिलकर लड़ना भी सिखाया। और वो रीना, जो हर वक्त शिकायत करती थी, आज देखो कितनी फुर्ती से ग्राहकों को संभालती है। माँ, अब शिकायत किसके लिए करूँ? अब तो फ्रिज भी आने वाला है और मेरे कॉलेज की फीस के पैसे भी जुड़ गए हैं। अब तो बस आम ही आम है जिंदगी में। कुछ महीने और बीत जाते हैं। अब सड़क किनारे एक पक्की दुकान खड़ी है, जिस पर बोर्ड लगा है, माधुरी की रसोई, शाही आम रस और पराठा केंद्र। दुकान के बाहर लोगों की लाइन लगी रहती है और अब उनके दुख के दिन खत्म हो जाते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।